अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम टू जियो पाकिस्तान। क्या हाल है आप लोगों का भाई? इफ यू गाइस आर इन इस्लामाबाद, तो इस्लामाबाद में कल क्या हुआ है? आई होप यू आर सेफ और आई एम श्योर के वैसे तो ज़्यादातर लोग जिनकी मतलब अमलाक हैं, जिनकी गाड़ियां हैं, कोई भी व्हीकल बाहर खड़ी हुई थी वो तबाह हुई है। अभी खुद ना बाहर खड़े हो ऑनेस्टली, मतलब जो हमने एटलीस्ट हमने तो सोशल मीडिया पे ये सारी चीज़ें देखी हैं और टीवी न्यूज़ पे, तो गाड़ियां जहां टूट गई हो तो वहां सोचें अगर लोगों के ऊपर कुछ इस तरह मतलब बर्फ़ ही आप समझें, ये हेल स्टॉर्म तो था ही था, लेकिन सुना है गोल्फ बॉल जितने हेल जो थी वो उस तरह थी। बाज़ विजुअल्स में तो मैंने लिटरली टेनिस बॉल जितने देखे। इट्स अनबिलीवेबल। अच्छा, एक और चीज़, एक तो ऑब्वियसली ये हम मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से ही ये चीज़ जो हो रही है, ये दुनिया में अजीब व गरीब किस्म की चीज़ें हो रही हैं, लेकिन कोई फोरकास्ट नहीं हो सकती इसकी, क्योंकि वी हैव बीन टॉकिंग टू मीटियोलॉजिस्ट। सॉरी, बारिश की पेश गोई तो चलें होती ही है, साथ में यालाबारी की हो जाएगी, लेकिन किस साइज के ओले पड़ेंगे या फिर ये तो आई वंडर, इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट। और जाहिर है आप गैराज में भी होंगे तो आप मोस्टली लोगों का क्या होता है कि गाड़ी का थोड़ा सा हिस्सा बाहर ही होता है, यू नो, पिछला हिस्सा या अगला हिस्सा। और जो लोग नहीं हैं गैराज में या गैराज की सहूलत उनके पास मैसर नहीं है, या तो गली में खड़ी होगी गाड़ी या फिर सड़क पे ट्रैवल कर रहे होंगे। अब जाहिर है दिन का वक्त है, एक चलता बसता फिरता शहर है, इट्स अ वर्किंग डे, पीपल आर आउट एंड अबाउट, there are people in there driving from one place to another, at their workplaces, जिन्होंने गाड़ियां नीचे पार्क की हुई हैं एंड तबाह हो गई हैं उनकी अमलाक। बिल्डिंग्स के शीशे टूट गए, घरों के शीशे टूट गए, गाड़ियां तो आप समझे नीस तो मतलब क्या। अच्छा, उसके बाद चले गाड़ियां भी, इफ यू हैव अ कवर्ड गैराज, आपने सब कुछ उधर कर लिया, ऑल्दो हमने देख ही लिया कितनी डिस्ट्रक्शन है। घरों के छतों पे जो सोलर पैनल्स हैं उनमें वो तो तबाह हो गए हैं। मतलब लोगों का कहना है कि आवाजें भी इस तरह आ रही थी जैसे बुलेट्स गिर रही हो, और यकीनन ऐसे ही हो सकता है। मतलब आप सोचें कि कोई बर्फ़ आप अपने फ्रिज से निकाल के बेशक बर्फ़ कहीं मारना शुरू कर दें तो आवाज़ तो ठीक ठाक किस्म की होगी, और ये तो आसमान से और किस फोर्स से गिर रहे थे और किस हाइट से आ रहे हैं और गिरते चले जा रहे हैं। इट वेंट ऑन फॉर मोर देन हाफ एन आवर। इट डिड, एंड सर्टनली सोलर पैनल्स लोगों की लाखों की इन्वेस्टमेंट होती है। एट टाइम्स जो गरीब आदमी होता है वो अपनी ज़िंदगी की जमा पूंजी जो होता है, वो बिल से बचने के लिए सोलर पैनल में किसी ने बड़ा सिस्टम लगाया हो तो 10, 12, 15 लाख रुपए कोई बात ही नहीं है सोलर पैनल में इन्वेस्ट होना। वो तबाह हो गए हैं। फिर गाड़ियां, आपको पता ही है पाकिस्तान में गाड़ियों की कीमतें क्या हैं। अगर आपकी सेकंड हैंड पुरानी गाड़ी भी है तो वो आज कम से कम भी 30, 35, 40 लाख रुपए की है। अच्छा, तो देखिए कि हशर हुआ क्या है। इस्लामाबाद इज यूज्ड टू रेन एंड एवरीथिंग, और ना भी फोरकास्ट हो तो हमें पता होता है कि जी बारिश होने वाली है, लेकिन ऐसा मौसम हो जाएगा, मतलब ये बड़ा गैर मुतवक्की है। पीपल वर नॉट एक्सपेक्टिंग। हेल स्टॉर्म भी हो जाता है, नो प्रॉब्लम, बट दिस इज द साइज ऑफ गोल्फ बॉल, गेंदों के जितने बड़े तो ये हेल स्टॉर्म है, एंड देन कंटिन्यूअसली होता चला जा रहा है। दिस हैपेंड इन इस्लामाबाद एंड रावलपिंडी एज वेल, एंड सम प्लेसेस केपी की भी कुछ जगहों पे। हार्ट गोज आउट टू पीपल, फॉर पीपल जिनका नुकसान हुआ है, और ये भारी भरकम माली नुकसान है, कोई छोटा नुकसान नहीं है। अल्लाह करे कि आप इससे जल्द रिकवर करें। एक मैंने देखा गाड़ी बनाने वाली कंपनी है, उसने अपनी शीशे और अपनी सनरूफ की रिप्लेसमेंट और रिपेयर पे 40% ऑफ दिया है। आई होप कि बाकी कंपनियां भी ज़रा दे कम फॉरवर्ड एंड लोगों की ये कुदरती आफत आई है इस्लामाबाद में, ये कुदरती आफत आई है जिसमें हम लोगों को भी एक दूसरे की मदद करने की ज़रूरत है। जिस तरह कंपनी बाय द वे कि फौरन उन्होंने, क्योंकि कुछ तसल्ली तो हो जिनका इतना ज़्यादा नुकसान हुआ है, कंट्रीब्यूट कर सकता है करे। एक और बात, हमारे यहाँ ना ज़रा ट्रेंड कम है, लेकिन हमने कुछ दिन पहले भी गुफ्तगू की थी, बराए मेहरबानी आप गाड़ी सड़क पर जब लेके निकल रहे हैं, नई है पुरानी है, जिस भी मॉडल की है, महंगी है सस्ती है, आप उसकी इंश्योरेंस कराएं। ये वो मौके होते हैं, ये वो औकात होते हैं जब आपको याद आता है कि अगर आपकी इंश्योरेंस कवर होता तो आपको एक कंसिडरेबल मदद मिल जाती है इस नुकसान से बचने में। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और आप जेवर जब लेते हैं, सोना लेते हैं, ये वो उसको लॉकर में रखते हैं, सेफ गार्ड करते हैं ना, लाखों करोड़ों की गाड़ी आप विदाउट एनी सेफ गार्ड, जो कि एक इंश्योरेंस होता है, कैसे सड़कों पे जाने दे रहे हैं? तो ये अकल की बात है थोड़ी सी। और अब इस किस्म की चीज़ें जब होती हैं तो तब याद आता है कि काश कुछ इंश्योरेंस होती, कुछ तो हम लायबिलिटी चार्जेस वगैरह होते।
अच्छा, हम फोरकास्ट की बात कर रहे थे। अब मेट डिपार्टमेंट ने एक दिन पहले जुड़वा शहरों में बारिश और यालाबारी की पेशगोई की थी, लेकिन ओले इस शिद्दत से पड़ेंगे इसका तो किसी को ऑब्वियसली कोई अंदाजा था ही नहीं और हो भी नहीं सकता। और इस्लामाबाद और रावलपिंडी के अलावा आपको बता दें कि खैबर पख्तूनख्वा के कई शहरों में कल तूफ़ानी बारिशें हुई हैं और ज़िला खैबर में सैलाबी रेले में गाड़ी जो है वो भी मतलब हर जगह ही कुछ ना कुछ हो रहा है। मूसलाधार बारिशों से इस्लामाबाद में भी और लाहौर में भी फसलें, बाग सब कुछ उजड़ गए हैं। ओले कोई एबनॉर्मल फिनोमेना तो नहीं था। सीजन में एक दो दफा तो ओले पड़ ही जाते थे, लेकिन इस नौयत के ओले पड़ना जाहिर है सर्टनली इज नॉट नॉर्मल। दूसरी जानिब सिंध और बलूचिस्तान के अक्सर इलाके खुश्क और शदीद गर्मी की लपेट में हैं। NDMA बार बार खबरदार कर रहा है कि इस बार मुल्क भर में ज़्यादा गर्मी पड़ेगी, जबकि बारिशें मामूल से कम होंगी, जिससे फसलें मुतासर हो सकती हैं। सिंध, जनूबी पंजाब और बलूचिस्तान के चंद इलाकों में 18 अप्रैल तक गर्मी की लहर बरकरार रहने का इम्कान है। दर्जा हरारत बढ़ने से आज़ाद कश्मीर के इलाके अचमकाम में ग्लेशियर्स पिघलने का अमल भी जारी है, जिससे दरियाए नीलम में पानी की सतह बुलंद हो रही है। पड़ोसी मुल्क इंडिया के मेट डिपार्टमेंट के मुताबिक 16 से 20 अप्रैल तक मगरबी हिमालयी खित्ते में शदीद मगरबी डिस्टर्बेंस के सरगर्म होने का इम्कान है। जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद में बारिश के साथ यालाबारी का भी इम्कान जाहिर किया जा रहा है। कहीं बिल्कुल खुशहाली, कहीं ओले पड़ रहे हैं, कहीं रेले आ रहे हैं, इतनी ज़्यादा बारिश होगी है, कहीं डर है कि ग्लेशियर्स मेल्ट कर जाएंगे और सतह जो है वो बढ़ जाएगा पानी का। नौशीन यूसुफ हमें ज्वाइन कर रही है, हमारी कॉरेस्पॉन्डेंट है इस्लामाबाद में। और नौशीन, हम आपका मतलब फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस ही जानना चाहते हैं। पहले तो ये बताएं, आप इस्लामाबाद की शहरी हैं, हैव यू एवर एक्सपीरियंस्ड एनीथिंग लाइक दिस बिफोर? इतने बड़े ओले तो कभी भी नहीं देखे इस्लामाबाद में, लेकिन यालाबारी इस मौसम में हो जाती है। अप्रैल में ये ट्रांजिशन पीरियड एक होता है और इसमें हो जाती है, लेकिन ये बहुत अनप्रेसिडेंटेड था क्योंकि बहुत डैमेज हुआ है। सिर्फ कार्स को डैमेज हुआ है, सोलर पैनल्स टूट गए, शीशे टूट गए, लोग जख्मी हुए हैं। काफ़ी सारे मेरे जानने वाले थे जो उस टाइम ट्रैवल कर रहे थे, बाहर थे, जो जहाँ पे शेल्टर नहीं था, तो वो ओले लगने से जख्मी हुए क्योंकि ओलों के साइज इतने बड़े बड़े थे कि जब हिट कर रहे थे तो गाड़ियाँ भी आपने देखी जिस तरीके से डेंटेड हैं, गाड़ियों के शीशे टूट गए। और लिटरली ये सीन था इस्लामाबाद में कि जो लोग थे वो अपनी गाड़ी के देखने के बाद मायूस होते थे, तो दूसरों की गाड़ी देखने के बाद और ज़्यादा जो है वो अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे होते थे कि हमारी गाड़ी बच गई है, इतना डैमेज नहीं हुई जितनी बाकियों की हुई है। तो महकमे मौसमियात ने तो कहा हुआ है कि बारिश होगी और हेल स्टॉर्म की भी प्रेडिक्शंस थी, लेकिन ये जो हेल स्टॉर्म हुआ है ये कुछ अनप्रेसिडेंटेड है। अभी जो स्पेल आया हुआ है, आज भी रात को लाइट शावर्स तो हो सकते हैं, लेकिन कल से फिर एक थोड़ा हैवी स्पेल जो है उसकी प्रेडिक्शन की गई है और वो जो है 20 तक जारी रहेगा वो स्पेल। और उस स्पेल के अंदर खैबर पख्तूनख्वा, ये पोठवा रीजन जो है, इसके साथ साथ आज़ाद कश्मीर, इसमें बारिश हो सकती है, थंडरस्टॉर्म भी हो सकता है, यालाबारी भी हो सकती है। और महकमे मौसमियात के मुताबिक जो है ये जो स्पेल है ये कल से काफ़ी स्ट्रॉन्ग एक्टिव होगा, जिसमें ये वाली सिचुएशन यहाँ पर इन इलाकों में हो सकती है। लेकिन जो कल यालाबारी हुई है वो आमतौर पर अप्रैल में, आपको याद होगा हुमा, इस्लामाबाद में और इन इलाकों में होती है इस टाइम पर यालाबारी। लेकिन इस वक्त बहुत बड़े बड़े मतलब साइज ही आपने देखा था वो जो जी, और जाहिर है जो उसकी कोई तखमीना है तबाही का कि कितने लोग इसकी जद में आके जख्मी हुए। और खैर जो गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है वो तो हज़ारों में है। अमलाक को नुकसान पहुंचा, घरों के, इमारतों के शीशे टूट गए, वो भी सैकड़ों विजुअल्स तो मैं ही देख चुका हूं अब तक व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया पे। और लोगों में क्या सेंस है, सर्टनली एवरीबडी, मतलब ये एक नेचुरल फिनोमेना, नेचुरल डिजास्टर कह लें, किसी के साथ वन ऑफ इवेंट तो हुआ नहीं है, हर कोई उदास तो होगा ही, लेकिन ओवरऑल क्या माहौल है शहर का? देखिए, जब ये सब कुछ हुआ तो सारे इस्लामाबाद में, तो आपको पता है इस्लामाबाद काफ़ी बड़ा है, लेकिन जो E11 का सेक्टर था, ये F सेक्टर था, जैसे पार्लियामेंट हाउस के अतराफ के इलाके, सुपर मार्केट और ये जो सारी जो एरियाज थे जो मेन इस्लामाबाद के आते हैं, उधर बहुत ज़्यादा हुई है। और जो लोग थे, लोग बड़े खौफजदा हुए थे। और लिटरली ये हुआ था कि कुछ लोगों ने अपनी गाड़ियाँ ना शेल्टर्स में खड़ी की हुई थी, तो वो कह रहे थे हमारी गाड़ी तो सेफ होगी क्योंकि शेल्टर में है। जब वो गए तो देखा शेल्टर ही टूटे हुए, आपने देखा शेल्टर्स भी डैमेज हो गए हैं। जो
पार्किंग्स के अंदर, तो लोग ओवरऑल इसकी वजह से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थे। और सबसे ज़्यादा मैं जो लोगों से फील कर रही थी, लोग जो बात कर रहे थे वो ये था कि अपनी गाड़ी और अपने नुकसानात को कैसे बचाएंगे। वो कहते हैं ये तो बस होनी थी और इस तरह से चीज़ें हो गई और बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड था। हम मेंटली प्रिपेयर्ड ही नहीं थे कि इस्लामाबाद में इतने बड़े बड़े साइज के ओले इस तरीके से पड़ेंगे। अच्छा नौशीन, ये भी बताइए। जी बिल्कुल, वो डेंट भी हम देख रहे हैं। मतलब इट्स क्वाइट शॉकिंग इवन टू सी, बड़ा डिस्टर्बिंग टू बी ऑनेस्ट टू सी, क्योंकि जब आसमान से कोई चीज बरस रही है तो आप कितना बच लेंगे, क्या बिगाड़ लेंगे बिल्कुल आप उसका क्या कर सकते हैं, कैसे मुकाबला करेंगे। ये बताएं कि मतलब लोगों को इंजरीज वगैरह का भी आपने जिक्र किया है कि लोग भी काफी जख्मी हुए, किस किस्म की, मतलब क्या हम ये इमेजिन कर सकते हैं कि इतने बड़े बड़े ओले गिर रहे हैं कि किसी का सर भी फट गया हो, मतलब क्या नौयत है जख्मों की? जिन लोगों से मेरी बात हुई, क्योंकि मैं तो जाहिर सी बात है जो अतराफ में लोग थे, जानने वाले थे, तो बच्चों को यूनिवर्सिटी कॉलेजेस के बच्चों ने मुझे बताया कि वो अपने बस स्टॉप्स पे कोई खड़े हुए थे, शेल्टर नहीं था जहाँ पे बस स्टॉप्स ओपन में थे, जितनी देर में वो भाग के अपने आप को बचाते तो किसी के सर पे ओले लगे, बाजुओं पे, लोगों के हाथ पांव सूजे हुए थे, नील तो पड़े जाएंगे, बिल्कुल नील पड़े हुए थे। और मैं आप बताऊं, मेरी अपनी भांजी जो है वो उस टाइम वहां पर बस स्टॉप पे अपनी यूनिवर्सिटी बस का वेट करी थी, तो उसने बताया कि उसके सर पे पड़े और 1 मिनट को तो उसे लगा कि वो फेंट हो जाएगी, कमर पे और स्पाइन पे और कहती है बाजू, और जगह जगह नील पड़े हुए थे, सूजी हुई थी बताई जगह। और कुछ अपनी फ्रेंड से जो ट्रैवल कर रही थी उस टाइम बाहर शेल्टर नहीं ले पा रही थी, तो कहती है कि उनको काफी चोटें लगी हुई थी। और इस तरह से जो लोग थे, इस तरह से ओवरऑल तो मालूम नहीं हो सका कि मैंने पूछा, मतलब एक्विंटेंस से ही मालूम किया कि कोई सवेली इंजर्ड तो नहीं, लेकिन इस तरह से सवेली इंजर्ड किसी को नहीं देखा। नुकसान जो हम विजुअल्स भी बार बार दिखा रहे हैं, जाहिर है शायद ही कोई गाड़ी इस पार्किंग लॉट में नजर आ रही हो जो बची हो। ये अक्रॉस द सिटी ये सूरत हाल रही है या कुछ हिस्से में ज्यादा नुकसान हुआ और कुछ में कम हुआ? देखिए E11 साइड पे और ये जो इस साइड की जगह थी, इन पे जो बहुत हुआ, जैसे बनी गाला और ये पार्क रोड, ये साइड तो सारी सेफ रही, यहाँ पर नहीं हुई। लेकिन जो इस्लामाबाद जो मेन सेंटर टाइप का इस्लामाबाद है, आप समझे, F सेक्टर, I सेक्टर, F सेक्टर, F सेक्टर है, E सेक्टर है, राइट, बिल्कुल। ये जो सारे सेंटर इस्लामाबाद है, ये सबसे ज्यादा यालाबारी सुपरमार्केट बिल्कुल ही मेन है। नौशीन, ये एक पूरी पट्टी है, ये तो पूरी एक पट्टी है, आपको पता ही है, मतलब वो एक लाइन में ही जा रही है, सारा F सेक्टर सुपरमार्केट वगैरह भी डाल ले, which is very strange in fact अगर आप सोचें, क्योंकि बनी गाला ये सब कुछ ऑब्वियसली थोड़ा सा दूर है, बट जस्ट टू थिंक कि इतने से स्ट्रेच पे ये सब कुछ हुआ है। वो ये बता दें कि ड्यूरेशन क्या थी, कितनी देर ये मामला जो है चलता रहा? देखिए कुछ देर चला है, लाइक कुछ टाइम चला है, क्योंकि एग्जैक्ट तो मुझे अब ड्यूरेशन याद नहीं है, लेकिन सब भाग दौड़ मच गई थी अलग सी, लेकिन कुछ देर ये मामला चला है और इतनी ज़्यादा ये हैवी यालाबारी थी, वेरी कर रही थी। जैसे E11 सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे यालाबारी थी, तो वो तो बिल्कुल ही लग रहा था स्नो कवर्ड हो गया पूरा एरिया, तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टाइम ड्यूरेशन था। कुछ जगहों पे जैसे कुछ जगहों पे थे वहाँ पे वो लोग बता रहे थे वो थोड़ी ड्यूरेशन की हुई थी, यालाबारी हुई थी लेकिन थोड़ी ड्यूरेशन की। लेकिन कुछ जगहों जैसे E11 सेक्टर वगैरह जो ये सारे सेक्टर्स हैं, और लिटरली नजर नहीं आ रहा था कि सब वाइट हुआ था, बारिश कम थी और ओले बहुत ज्यादा थे। और देखा आपने दरख्त टूट गए, चीज मतलब सबसे ज्यादा जो डैमेज हुआ है वो तो स्क्रीन्स का हुआ है। और इस्लामाबाद में उसके बाद जो डेंटर्स और इस गाड़ियों की दुकानें थी जहाँ पे तो VIP बन गए हैं, जैसे बकरा ईद पे कसाई VIP होता है, ये तो मतलब लाइनें लगेंगी, अब दिनों का वेट है, लाइनें लगी हुई थी। और लोग बता रहे थे कि वो जब गए हैं तो उनको कहा गया कि आपको टाइम लेना होगा, कि मतलब बहुत ज्यादा गाड़ियां, इमरजेंसी की सिचुएशन कही रहे थे, इट इज एन इमरजेंसी की सिचुएशन। मेरा ख्याल है कि दूसरे शहरों के डेंटर्स के लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि वो रुख करें इस वक्त इस्लामाबाद का। और मुझे लगता है लॉट ऑफ कार्स इन इस्लामाबाद विल बी इवेंचुअली सोल्ड आल्सो, बिकॉज़ ऑब्वियसली कितना डैमेज जो है वो हो गया। बहुत सारी थैंक यू फॉर गिविंग अस दिस अपडेट, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। चादरें बिल्कुल छिज गई हैं, वो सुराख हो गए हैं उसमें, तो अजीबो गरीब। और अब ये जिस तरह हमारी कॉरेस्पॉन्डेंट नौशीन ने बताया कि किस स्पेसिफिक एरिया में ये हुआ है, तो लगता है कि मतलब ऊपर से आसमान बस उस जगह के लिए खुला हो। आई मीन दैट इज हाउ इट फील्स लाइक, ऑल्दो रावलपिंडी में भी हुआ है। वैसे तो ओले तो ओवरऑल हर जगह ही पड़े हैं। सो अच्छा जी, दिस इज आई होप अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, और जिनका नुकसान हुआ है जाहिर है आई होप कि आप इंश्योरेंस वगैरह में यकीन रखते हैं और कराई हो आप, और अब करवा लें तकाफुल वगैरह, सो फ्यूचर रेफरेंस, क्योंकि अब ये तो मौसमियाती तब्दीलियां, तो अदरवाइज अल्लाह मियां करे कि आपके लिए नुकसान भरना आसान हो।
क्योंकि आप बहुत ही अफसरदगी सी छा जाती है, भारी भरकम ये इतना डैमेज हो जाए, लेकिन शुक्र है कोई जानी नुकसान उस तरह नहीं हुआ, बट नेचुरली एंड इट्स वेरी शॉकिंग एज वेल व्हेन यू हैव नॉट विटनेस्ड एनीथिंग लाइक दिस बिफोर। अच्छा जी, आगे चलें, और भी बड़ी बातें हैं करने को। जीत गया, उसकी हम आगे चलकर बात करेंगे। सो एक तसल्ली तो इस्लामाबाद के लिए कि एटलीस्ट उनकी टीम जो है वो जीत गई है अगेंस्ट मुल्तान, बट वी विल टॉक इन डिटेल अबाउट दैट। अभी कुछ और कंसर्न्स हैं जिन पे हम बात करते हैं। आपको बताएं कि ईद गुजर गई, ईद तो कब की खैर गुजर गई है, लेकिन हुकूमत मुखालिफ जमातों का ना कोई ग्रैंड अलायंस बन पाया और ना ही तहरीक इंसाफ और JUI के दरमियान कोई बड़ी पेशरफ्त हो सकी है। इस्लामाबाद में दो नाकाम जो हैं वो, बल्कि उन्होंने चढ़ाइयों के बाद बिल्कुल ट्राई तो किया था। तहरीक इंसाफ को स्ट्रीट पावर रखने वाली जमात आपको पता है उनकी ज़रूरत पड़ गई है, विच इज़ JUIF, और पहले से कहीं ज़्यादा ज़रूरत पड़ गई है। तहरीक इंसाफ पूरी कोशिश कर रही है कि किसी तरह मौलाना फजल रहमान को अपनी कश्ती में सवार कर ले, मगर मौलाना साहब जो हैं आपको पता है वो साफ छुपते हैं, ना सामने आते हैं। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कल साफ कहा कि मौलाना को ग्रैंड अलायंस के लिए अपनी पोजीशन अब वाजे कर देनी चाहिए, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग कि प्लीज़ अब आप हमें बता दें कि आप क्या चाहते क्या हैं। सुने ज़रा। मौलाना साहब और हमारे दरमियान बहुत बड़ी खलीज थी 1 साल पहले, बहुत हद तक वो पुर भी हुई है, और ये मौलाना साहब और उनकी पार्टी ने अपना खुद फैसला करना है कि वो किस तरह और कितनी मतलब हद तक हमारे साथ चलने के लिए तैयार है। हमने यही डिसाइड किया था, हदफ हमारा एक है पाकिस्तान में जमहूरियत होनी चाहिए, आइन और कानून की बालादस्ती होनी चाहिए। कितना हमारे साथ वो मिल के चलते हैं वो उनकी मर्जी है, बाकी अलायंस तो बाकी पार्टियां तो इकट्ठी हैं। बात तो सही की है। दोनों जमातों का माजी इतना तल्ख रहा है कि भुलाए नहीं भूलता, और फिर खैबर पख्तूनख्वा दोनों का सियासी मैदान है। एक्चुअली असल तो वो भी मसला है, वज़ीर आला के मद्दे मुकाबिल इलेक्शन लड़ते हैं मौलाना साहब। मेल मुलाकातों को किसी गहरे सियासी रिश्ते में बांधना दोनों जमातों के लिए आसान नहीं है। खुद PTI के अंदर भी मौलाना के साथ सियासी इत्तेहाद बनाने पर तहफ़्फ़ुज़ात रिजर्वेशंस हैं। अली मीन गंडापुर के मौलाना से इख्तलाफ सबके सामने हैं। कौमी मामलात में भी दोनों जमातों की सोच में फ़र्क नुमाया है। तहरीक इंसाफ माइंस एंड मिनरल्स बिल पर हुकूमत की हिमायत का इशारा दे रही है, मगर मौलाना इसके खुले मुखालिफ हैं। बिल के जो मुंदरजात हैं उसका खुलासा एक ही है, और वो ये कि सूबे के वसाइल पर विफाक एक तरफा कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। 18वीं तरमीम में किसी किस्म की तब्दीली या सूबों के इख्तियारात में किसी किस्म की तब्दीली और रद्द-बदल, इस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। तो आज वो मौका आ गया है जब हम इसको एक हसास नौइयत का मसला तस्वुर करें, और किसी किस्म का ऐसा बिल सूबाई असम्बली से कि जो हमारे सूबे के इख्तियारात पर ज़द पड़ती हो, हमारे लिए काबिल कबूल नहीं होगी। और उसके लिए ज़ाहिर है कि अगर ये होश के नाखुन नहीं लेते तो फिर हमें अवाम में जाना होगा, और अवाम बराह रास्त अपने हक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मैदान में निकलेंगे। अच्छा, मौलाना साहब की स्टेटमेंट्स जो होती हैं ना बड़ी इंटरेस्टिंग होती हैं। वैसे तो मतलब दुश्मनी तो किसी से भी नहीं है, पोटेंशियल ऑफ दोस्ती हर किसी के साथ होता है, लेकिन बड़ा ही वो नाप तोल के दोस्ती करते हैं। अब उन्होंने कल वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का नाम लिए बगैर क्या कहा, वो सुनिए ज़रा। मैं ज़रा एक नामुनासिब बात करना चाहता हूँ, माफ़ फरमाइए, मुझे तंग ना करो, मैं नामुनासिब बात करना चाहता हूँ। PTI वाले भी नाराज़ ना हो, वो मेरे दोस्त है आजकल। देखिए, PTI ने परवेज़ खटक साहब को वज़ीर आला बनाया। आज वो PTI का है या इस्टेब्लिशमेंट का है? PTI ने महमूद खान को वज़ीर आला बनाया। अब बताएं कि वो PTI का है या इस्टेब्लिशमेंट का है? PTI ने उस्मान बुज़दार को वज़ीर आला बनाया। अब बताओ कि वो PTI का है या इस्टेब्लिशमेंट का है? आगे मैं नहीं जाता, क़ियास कुंज़ गुलिस्तान मुबारक। सुन लिया आपने। अच्छा जी, तो फिर एट द एंड ऑफ द डे वी नीड टू फाइंड आउट कि मौलाना साहब क्या चाहते हैं और क्या होने वाला है। वज़ीर आला के बारे में उनके क्या तासुरात हैं? मेरा ख्याल है वो
कुछ ना कह के भी सब कुछ कह गए, सब कुछ ही कह गए। मौलाना साहब की ही पार्टी से सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सेनेटर साहब गुड मॉर्निंग। सेनेटर साहब, तहरीक इंसाफ की जानिब से जिस तरह पूछा जा रहा है कि मौलाना अपोजिशन इत्तेहाद से मुतालिक अपना फैसला सुनाएं, लग रहा है कि उनका सब्र भी अब ख़त्म होता जा रहा है कि नेचुरली दे वांट टू नो कि किस तरफ आप लोग जा रहे हैं। तो उधर मौलाना ने तो फ़लस्तीन इशू पर अपना मई जून तक का प्रोग्राम जो है वो बना रखा है। तो क्या जमीयत उलमा इस्लाम ने तहरीक इंसाफ से इत्तेहाद का ऑप्शन जो है वो क्या शेल्फ कर दिया है कि अभी नहीं हो सकता? ऐसा नहीं है। हमने उनको मिड ऑफ अप्रैल का ही टाइम दिया था और ईद के बाद का, और जो हमारी देसी लैंग्वेज है उसमें हम जब मिड ऑफ अप्रैल कहते हैं तो उसका मतलब ये नहीं है कि 15, 16 भी हो सकता है, 17 भी हो सकता है, 21, 22, 24 तक भी मामला जा सकते हैं। और वही जो मौलाना साहब की कमिटमेंट थी, उस कमिटमेंट के मुताबिक उन्होंने पार्टी का इजलास, पार्टी की जनरल काउंसिल सेशन जो है वो बुलवा लिया था लाहौर में। 19 तारीख है, 20 तारीख है और एक्सटेंडेबल है 21 तारीख तक भी। और उसमें ये चीज़ें हमने रखनी थी और रखनी हैं। मगर बीच में जो डेवलपमेंट्स आई हैं वो डेवलपमेंट्स ये हैं कि फिर उन्होंने आंखें लड़ानी शुरू कर दी इस्टेब्लिशमेंट के साथ। तो सवाती साहब ने कुरान शरीफ उठा के और पढ़ के कुछ इरशादात फरमा दिए, और गंडापुर साहब ने भी छुट्टी के दिन जो ना 2.5-3 घंटे की मुलाकात कर ली खान साहब के साथ। उनके भी कुछ जो ना वो इसी तरह से मिलते जुलते जो ना वहाँ से भी वाइब्स आनी शुरू हो गई। अब जब वाइब्स इस तरह से आएंगी और उसके साथ साथ हमारी एक कंडीशन थी JUI की PTI के साथ कि कोई पार्टी अपने तौर पे कहीं पे मुज़ाकरात नहीं करेगी जिसमें इस्टेब्लिशमेंट भी शामिल होगी, और उसके साथ इस कंडीशन के साथ एग्री किया हुआ था। और वो हमारे जवाब का इंतज़ार कर रहे थे। जवाब से पहले जो है ना उन्होंने कहीं और बात चला ली। तो ये इस वक्त सूरत हाल है, मगर स्टिल इस मामले को मौलाना साहब रखेंगे पार्टी के सामने, और इस जो नई डेवलपमेंट है उसके साथ साथ ही रखेंगे। मैंने बीच में 2-4 दफ़ा कहा है कि हमें ऑफिशियली जवाब चाहिए इस बात का, इस नई डेवलपमेंट का, मगर ऑफिशियली जो है ना वो जवाब नहीं मिला। ऑफिशियली जवाब से मुराद ये है कि वहाँ से जो है असद कैसर साहब जो है वो नॉमिनेट हुए हैं पार्टी की तरफ से, ऑफिशियली PTI की तरफ से। तो जवाब जो हम तक पहुँचेगा उनकी तरफ से पहुँचेगा तो वो ऑफिशियली ट्रीट होगा। सही, यानी कि इस्टेब्लिशमेंट की इन्वॉल्वमेंट अपेरेंटली उनसे बातचीत की कोशिशों पे भी आपको तहफ़्फ़ुज़ात हैं। आज़म सवाती का बयान और फिर मुलाकात अली अमीन साहब की और उसके बाद उनकी तरफ से जो इशारे उस पर रेजर्वेशंस हैं जिसका आप इजहार कर रहे हैं। सेनेटर साहब, ये बात ठीक है कि जमीयत उलमा इस्लाम एक जमात है और जमात का फ़ैसला इजलास में ही हतमी तौर पर होना है, लेकिन मौलाना साहब की ज़ाती राय क्या है? क्या वो इस हक़ में हैं कि दोनों जमातों के वर्कर्स मिलकर एहतजाज करें? देखिए, मौलाना इंतहाई डेमोक्रेटिक किस्म का शख्स है और वो पार्टी के अदारे के बग़ैर अपनी दस्तूर की मंशा के ख़िलाफ़ कोई फ़ैसला अकेले में नहीं लेता, और ना ले भी सकता है, ना लेता है ना ले सकता है। और इस फ़ैसले के लिए, इसी फ़ैसले के लिए उन्होंने पार्टी के अदारे का जो ताकतवर तरीन अदारा है उसका इजलास बुलवाया था। और उसमें ये बात ज़रूर है कि हम जो आज तक के फैक्ट्स हैं हम उसके सामने रखेंगे, और उस रखने के बाद फिर ये डेलिब्रेट होगा, उसके ऊपर ये बहस होगी। बहस होने के बाद वहाँ से जो भी फ़ैसला हुआ वो मौलाना आगे कन्वे करेंगे। अच्छा, बाकी सब तो ऑब्वियस इबाम ही है, लेकिन एक चीज़ बड़ी वाज़े तौर पर मौलाना ने बता दी है, वो ये कि मुजव्वज़ा माइंस एंड मिनरल बिल के वो बिल्कुल हक़ में नहीं है। तो तहरीक इंसाफ के अंदर भी एक डिवीज़न है, लेकिन उनका झुकाव जो है वो बिल की मंजूरी की जानिब ज़्यादा है। अब अगर PTI ने कानून साजी कर ली तो क्या ये एक डील ब्रेकर हो सकता है? मुमकिन है। ये देखिए, असल मसला तो पाकिस्तान में या स्पेशली 2 सूबों में पाकिस्तान में, आपके ये बलूचिस्तान में और खैबर पख्तूनख्वा में, ये जो मेला सजा हुआ है, ये मेला जो है वो हमारी चादर चुराने के लिए है। और वो चादर चुराने के लिए जो ना ये सारा मामला जो है, ये सारा स्टेज बनाया गया है, और वो चादर चुराने के लिए नहीं दी जाएगी। वो चादर हम अपनी बचाएंगे, और हमने दस्तूर का तहफ़्फ़ुज़ करना है। जो दस्तूर के मुताबिक जो सूबे का है वो सूबे का रहेगा। हम सारे पाकिस्तानी हैं, मगर
पाकिस्तान के अंदर जो चीज़ सूबों की है उसके ऊपर जो है ना हम स्टैंड लेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने कहा कि अगर सूबाई असम्बली ये बिल पास करती है तो ये एक डील ब्रेकर हो सकता है। हमारे पास कुछ मेहमान हैं, वी हैव सम गेस्ट्स ओवर इन द स्टूडियोस, आपकी मुलाकात कराएंगे उनसे, लेकिन किस तनाजुर में मुलाकात होने जा रही है दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रंप के टैरिफ इक़दामात के बाद पूरी दुनिया में एक मुतवाज़न मईशत की बात चल रही है, सॉर्ट ऑफ एक भूचाल सा भी आया हुआ है, देयर इज़ अ केओस, यानी कंट्री टू कंट्री ट्रेड बढ़ाया जाए। और बड़ी अच्छी बात है, एक मौके की बात है ना, तो ये मौका भी मिल सकता है एक तरह से माइनस अमेरिका आप कर दें अगर सोचें इस बारे में, तो पाकिस्तान के पास भी ये मौका है कि अमेरिका के अलावा जो मार्केट्स हैं उन्हें एक्सप्लोर करा जाए। और पाकिस्तान और जर्मनी के तजारती ताल्लुकात कई दहाइयों से हैं और बहुत सा ट्रेड भी होता है दोनों ममालिक के दरमियान, लेकिन सभी मानते हैं कि पोटेंशियल से बहुत कम है। ये इट कुड बी मच मोर। और अगर आपको टिकटॉक पर जाने का इत्तेफाक हुआ हो, सो चाइनीज़ टिकटॉक इज़ फुल ऑफ वीडियोस, मतलब देयर इज़ अ स्ट्रॉम जो दे आर टेलिंग अस कि ये जो लग्जरी ब्रांड्स दैट वी स्पेंड मिलियंस एंड मिलियंस ऑन पीपल अराउंड द ग्लोब, ये कितने में बनते हैं। सो एक अजब सी कैफियत है वहाँ पे। मुझे तो खुशी हुई है, अगर आप नॉक ऑफ्स ले रहे थे दे माइट बी ओरिजिनल, यू नेवर नो। अच्छा जी, हम जर्मनी से बहुत कुछ मंगवाते हैं, तो वहाँ फुटबॉल, कटलरी भी, ओह अच्छा, टेक्सटाइल वगैरह बरामद भी करते हैं। और जाहिर है कि ये काफ़ी नहीं है, बहुत कुछ और भी हो सकता है, मजीद क्या हो सकता है, इस पर हम बात करेंगे। और हमारे साथ बड़े स्पेशल गेस्ट हैं जिनकी हम आपको इंट्रोडक्शन करवा दें। Dr. Martin with us, who is representing German Chamber of Commerce abroad, and he is the CEO of German Chamber of Commerce abroad. And we have Florian. बिल्कुल, हमारे पास बहुत से लोग हैं। फ्लोरियन वॉल्टर जो कि जर्मन अमीराती जॉइंट काउंसिल फॉर इंडस्ट्री एंड कॉमर्स के रिप्रेजेंटेटिव्स भी हैं। थैंक यू सो मच जेंटलमैन फॉर कमिंग हियर टू पाकिस्तान। फर्स्ट अप, बिकॉज वी वर टेलिंग आवर ऑडियंस एज वेल दैट वी डू हैव ट्रेड यू नो पैक्ट्स विद जर्मनी, बट द पोटेंशियल कुड बी सो मच मोर। डू यू गाइज थिंक एज वेल? Yeah. I'll start with you, Dr. Martin. Thank you very much. Thank you very much for having us. It's great to be here this morning. However, first of all, my condolences to all the families concerned by the horrible weather conditions in Punjab, and I saw the horrible photos and video clips there. So for us, it's a great opportunity to be here, and let's say the potential between Germany and Pakistan had been very strong, and we have strong relations. We had strong relations over the last years for many years. And when you look on the sectors that we have been working on, it's a classical sector, textile. Here from Pakistan, machinery from Germany. Right. We have been looking on chemical corporations. Chemical sector has been a very important part of our relationship. And now we can look on the new sectors, and we see that there is the big potential in IT outsourcing. I think German companies have not actually tapped on this big potential here. That's right. Sufficiently on the side, software development, all these are very important sectors where we can do more. And on the other side, we know the long history, the strong tradition of Pakistan in the agricultural sector. We think that German machinery could help there as well to enhance the create added value here for the family businesses, many for the small farms as well, to strengthen and make them more resilient in these difficult times. Right. Also, with related to weather conditions, so I see there are 2-3 big sectors where we can cooperate much more. Dr. Martin, how do you plan to do this? We have been traditionally cooperating and trading with each other, and you know the traditional sectors that Pakistan is known for. Textile, leather, sports good, I guess mechanical, surgical instruments as well. But you have just mentioned another new sector, IT, that has huge potential and need to be explored and tapped. So how do you plan to go about it? Would you meet people from the industry here? Would you have an expo here where people can come and gather and interact and communicate? Yeah, I think very important is that we showcase more the opportunities that exist here, and that's why I'm very glad that with Florian we have someone who has been traveling a lot to Germany, and he can share a little bit more how we have been promoting Pakistan there, with delegations coming from Germany to Pakistan, but also Pakistani delegation going to Germany. So I'd like Florian to absolutely, but I would also, you know, you can add this to your answer as well, because this, is this a sudden interest because of, you know, what the US with Trump's presidency, you know, putting tariffs to the rest of the world? So are you looking at different market? Is it in the wake of that, or there was an interest even before that as well, Florian?
There was definitely an interest before that. I mean, if you look at the strong relation that Germany and Pakistan have, they go back over 70 years. So this is not something new that German companies are looking for new markets, new opportunities, and Pakistan has always been in their mind and thinking about it. Coming back to the other part of the question, when we talk about new opportunities beyond the trade that already exists, Martin mentioned the IT sector, for example. In January, I was in Lahore at the Future Fest talking about diversifying the trade relationship between Germany and Pakistan. And Martin mentioned a crucial point. We have to showcase, we have to increase the visibility of what Pakistan has to offer. Right. So one excellent opportunity is, for example, GITEX, where Pakistan was Tech Destination of the Year last year in Dubai. So congratulations on that. Thank you for that. And I think we can build on this success. This year, the first time GITEX Europe will be in Berlin. So it's an excellent opportunity for Germany and Pakistan and the business community to come together and to explore these ties. Okay, interesting. And how also, about Omar, talking about traditional things, German technology has, you know, we have grown up hearing from our mothers that this machine is from Germany, don't touch it. All right, so सिलाई machine है, sewing machine. So German technology and German cars. And German cars, you know, you've always excelled in that. Are you looking for new manufacturing points for these in this sector as well? Can Pakistan be one of them? Of course, I mean, there is this search for having good manufacturing sectors, cooperation, suppliers, tier 1, tier 2, tier 3 suppliers in this field. However, we have to see as well, there are, of course, lots of opportunities, and some of them are closer to Germany and to Europe, which is important to see. So that makes it a bit more difficult than for Pakistani companies to succeed being a supplier in the supply chain of German companies. However, as at the moment everything is in disruption and there are new opportunities, there is certainly, as Florian pointed out, an interest as well to look much more on the market here. And we must be realistic. Pakistan is an important country with 250 million inhabitants and growing. So huge market in an important regional context. So certainly a country also to look on. Well, we are happy to know that the world is recognizing that. But there is another avenue. Now, Pakistan is one of the biggest exporter of manpower. And of course skilled labor as well, and Dubai, UAE is a very big example of how that skilled labor has helped the country build their country and grow as well. Are you, Florian, looking in that direction as well? I would hand over the question to Martin, who's actually qualified to answer that. Thank you. Yes, a very important point. Germany has a large lack of skilled laborers. We have been looking to get more people in the country to support the labor force. Great opportunities there. And because of this, there are two avenues that are important. One is that we have changed and liberalized our immigration laws for skilled laborers several times. Very good steps in there. For qualified skilled labor, immigration becomes easier to get the visa, the process, it's more, the whole process, the requirements much more transparent, much more taking into account also the situation of the country itself. So this is one side for skilled labor. The other thing is, which I can also recommend, is for a young Pakistani to look of opportunities to study in Germany as well, because there are more and more public and private universities that offer the classes in English, which makes it much easier, of course. This point was in my mind. You know, a lot of Pakistanis want to, but I know my cousin personally, he has tried many times, but he could not get hold of the German language. Okay, fortunately, also from the first year on, there are more and more classes in English, and interesting classes, of course, engineering, which is very German, but also business schools. And this gives opportunities. And the interesting thing is as well, once again, with regard to having and keeping the good qualified people then in the country, the law is very flexible for people to stay afterwards. So there's no obligation for them to return directly after having finished their study back to the country. But they can stay a long time, relative long time, look for a job, and when they're well integrated, it's anyway very easy, and the job market is very flexible. ये वाला point आपको बहुत अच्छा लगा होगा. There are many opportunities for all those who are looking to work in Germany and all those who are trying to study in Germany. अंग्रेजी में बहुत सारी degrees हैं, बहुत सारे courses हैं, जिनके बाद आपको फौरन वापस भी नहीं आना है. You can take your sweet time and और भी इसके अलावा बहुत सी चीजें हैं. But thank you so much for being here. So thank you, Dr. Martin and Florian Walter. Dr. Martin to pleasure. It's not the last time though. I hope it's But we hope to see you again. Definitely. अच्छा जी, अभी हमें एक ब्रेक लेनी है और आपको पता है थोड़ी देर में हम हाजिर होंगे.
वेलकम बैक जी। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने अपना मुसलसल तीसरा मैच भी जीत लिया। ये ले मुल्तान सुल्तान्स को 47 रन से हरा दिया। 203 रन के ताक़ुब में मुल्तान सुल्तान 155 रन बनाकर आउट हो गई है और जेसन होल्डर ने 4 जबकि इमाद वसीम ने 2 विकेटें हासिल की हैं। मुल्तान सुल्तान के कप्तान आपको पता है ना कौन है? हमारे कप्तान कौमी टीम के। सो वो लर्न कर रहे होंगे सारी सूरत हाल से। इस्लामाबाद की टीम ने 3 मैचेस में से 2 मैचेस में 200 से ज़्यादा रन का टोटल स्कोर बोर्ड पर सजाया। पॉइंट्स टेबल पर इस्लामाबाद 6 पॉइंट्स के साथ पहली पोजीशन पर है। पहली पोजीशन पे है बाय द वे। तो जुमे को जी कराची किंग्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स का मैच कराची में होगा। आज क्या होगा? कराची किंग्स कोयटा ग्लैडिएटर्स। ओके, आज रेस्ट हुआ। आज रेस्ट है तो हम भी रेस्ट कर लेते हैं। और हो ही रहा है जो हो रहा है। इस्लामाबाद में तो आपको पता है अब डेंटर के पीछे दौड़ा जा रहा है। बाकी मुल्क में वही रोज़मर्रा के मामलात हैं। लोग अभी तक बाज़ नाखुश हैं कि भाई पेट्रोल मसनूआत की कीमतें कम नहीं हुई, हमें क्यों नहीं उसका फ़ायदा पहुंचा। अब जब बलूचिस्तान में सड़क बनेगी तब तो बनी जाएगी इंशाल्लाह। तो फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। तो लेकिन फिर जाना होगा ओके उस सड़क पे बलूचिस्तान, तो ये भी सब कुछ होना होगा। तो बलूचिस्तान जी नेशनल पार्टी मेंगल ने 20 रोज़ बाद धरना जो है वो ख़त्म कर दिया है। ये हम आपको वैसे बता रहे हैं लेकिन इस पे बात हमने बाद में करनी है बिकॉज ऑब्वियसली आपको पता है कि बड़ी देर से ये इशू जो है ये चल रहा था। तो अब किन टर्म्स पे इन्होंने धरना ख़त्म किया है, ऑफ कोर्स वी विल टॉक अबाउट दैट। अच्छा, कल हमने पेट्रोलियम के हवाले से, बल्कि अभी हमने बात तो इस बारे में की है अब्दुल्ला, क्या ख्याल है? मतलब ज़ाहिर है आवाम परेशान है। हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी बेशी के रिवायती तरीक़ाकार से ज़रा राह फ़रार इख्तियार करती हुई नज़र आई और ये दूसरी बार हुआ है कि हुकूमत ने आलमी मंडी में तेल की कीमतों में कमी का फ़ायदा पेट्रोल सार्फिन को नहीं पहुँचाया और पहली बार बिजली की कीमतों में 7 रुपये फ़ी यूनिट कमी करके बड़ी इसकी अनाउंसमेंट की गई। आवाम को रिलीफ भी हुआ, बड़ी अच्छी बात है, इसकी तारीफ बनती थी। लेकिन उसके बाद यही हुआ कि कीमतें नहीं कम की गई। पेट्रोल से हासिल होने वाले लगभग 400 अरब रुपए तरक्याती मंसूबों के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। कुछ माहिरीन इसे मिनी बजट का नाम दे रहे हैं। कुछ किनाल का मंसूबा मुकम्मल करने के अलावा बलोचिस्तान के लिए अहम शाहराहें तामीर की जाएंगी। ये भी कहा जा रहा है जिस अंदाज में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ऐलान किया, ऐसा लगता था कि कहीं ना कहीं उनके माइंड में ये बात मौजूद है कि शायद बिजली की कीमतों में कमी के फैसले की तरह इस फैसले को सियासी तौर पर पजीराई ना मिले। आलमी मंडियों में तेल की कीमतें फिर नीचे आई हैं, तो आज 15 है, तो आज इंशाअल्लाह कीमतें तेल की और पेट्रोल की कम होने जा रही हैं। वो अभी शाम को उसका ऐलान हो जाएगा। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमने सोचा कि इससे यानी हम इसको रोक लेंगे, रिटेन करेंगे, आवाम को पास ऑन नहीं करेंगे। जो कमी आ रही है उसको हम रिटेन कर रहे हैं। तो इसके लिए हमने बड़ी सोच विचार के बाद ये तय किया है और मैं आपसे ये शेयर कर रहा हूँ कि कराची, कल्लात, खुजदार, कोयटा और चमन, तो ये हाईवे होगी 2 वे, मगर इसकी म्यार मैंने जो फैसला किया कि वो मोटरवे का म्यार होगा। अब ये जो कीमतें कम हो रही हैं आज और वो हम पाकिस्तान के अवाम को हम पास ऑन नहीं कर रहे, 2 साल में ये हाईवे इंशाल्लाह मुकम्मल हो जाएगी। तो हम इस बचत को हम नज़र कर रहे हैं बलूचिस्तान के अवाम के, हम इसको हम कर रहे हैं कि तरक्याती मंसूबे हर सूबे का हक है। 8वीं तरमीम के बाद सूबे माली तौर पर ख़ुद मुख्तार हैं। बलूचिस्तान की बात की जाए तो ज़राए बताते हैं कि सूबे में अमन व अमान की वजह से तरक्याती मंसूबों की तकमील में बड़ी रुकावटें आती हैं। ब्यूरोक्रेसी की नाअहली कहें या बदइंतज़ामी, ऐसा भी होता है कि साल गुजर जाता है मगर तरक्याती फ़ंड्स खर्च ही नहीं हो पाते। कैन यू इमेजिन? और इसलिए नए ऐलान करदा तरक्याती मंसूबों की बर वक्त तकमील पर सवालात मौजूद हैं। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक का कहना है कि ये बहुत दानिशमंदाना फैसला है। वज़ीर आज़म साहब ने जो पेट्रोल की कीमत की कमी थी उसको विद होल्ड करते हुए जो अजाफी वसाइल जनरेट होंगे, ये वादा किया कि ये मैं अपनी निगरानी के अंदर इन वसाइल को इस्तेमाल करते हुए N25 को तकमील करूँगा। मेरे ख़्याल से ये वो फ़ैसला है जो पाकिस्तान की यूनिटी, पाकिस्तान की हम आहंगी के लिए बेपनाह अहमियत का हामिल है और हम सबको
इस छोटी सी तकलीफ़ को बर्दाश्त करते हुए उनके इस अमल के अंदर उनका हाथ बटाना चाहिए, क्योंकि इससे यकीनन हम पाकिस्तान को इकट्ठा रखते हुए इस इंक्लूसिव और देरपा पायदार तरक्की के सफ़र के ऊपर डाल सकते हैं। हुकूमत का मौक़िफ़ अपनी जगह है, लेकिन इस बात का खदशा भी ज़ाहिर है कि किया जा रहा है कि आवाम को पेट्रोल की कीमतों में फ़ायदा देने के बजाय वफाकी हुकूमत ने नए तरक्याती मनसूबों की जो नई रिवायत डाली है, अगर ये रिवायत चल पड़ी तो आइंदा आने वाली हुकूमतें भी शायद इसी फार्मूले की तकलीद करेंगी और ये फ़ायदा कभी भी आवाम को मुंतकिल ना हो पाए। और इसी क्या हो आने वाले वक्त में। मिफ्ता इस्माइल साहब ने हमें ज्वाइन किया, साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना है, आजकल बड़े नाक़िद हैं हुकूमत के, उनसे बात करते हैं। मिफ्ता साहब शुक्रिया आपने वक्त दिया। मिफ्ता साहब, हुकूमतें चलाने के लिए ज़ाहिर है पैसा चाहिए होता है और वो पैसा टैक्स से ही आता है। अब पेट्रोलियम मसनूआत पर मज़ीद टैक्स लगाकर अगर तरक्याती मनसूबों पर लगाया जा रहा है तो हुकूमत कहती है इसमें गलत क्या है, आप इतनी तनकीद क्यों कर रहे हैं इस पर? प्लीज़ बता दें आप क्यों कर रहे हैं तनकीद। देखिए, तरक्याती जो मंसूबे होते हैं उसके लिए साल के तरक्याती बजट रखा जाता है और हुकूमत पाकिस्तान ने 1100 अरब रुपया इसके लिए मुख्तस किया है और उस पर बड़े मंसूबे बने हैं। आप देख लें कि अभी एक पंजाब में लाहौर से रायवंड और फिर रायवंड से मेरे ख्याल नारोवाल या उकाड़ा की तरफ एक और मोटरवे बन रहा है। पिंडी से खारियाँ की बात कर रहे हैं, सियालकोट से खारियाँ की बात कर रहे हैं। तो बहुत सारे हमने देखा कि बतदरीज मोटरवे बन रहे हैं पंजाब के अंदर, न सिंध में बन रहे हैं न बलूचिस्तान में बन रहे हैं। ठीक है, वो अच्छी बात है, आप बना रहे हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि वफाक के बजट से आप सिर्फ पंजाब में ही बनाएं और फिर कहीं और बनाना हो तो मजीद सारे पाकिस्तानियों से आप टैक्स लें। उस बजट में अभी जगह है। 1100 अरब रुपए का जो आपने बजट लिया है, जो कि बहुत बड़ा बजट है, जिसमें आपने 100 अरब रुपए तकरीबन MNAs हैं और पाकिस्तान भर में MNAs और MPAs को 700 अरब रुपए दिए गए हैं अपने अपने प्रोजेक्ट्स के लिए। उधर बहुत जगह है, आपको मजीद हुकूमत को पीसने की जरूरत नहीं है, आप उसमें से कर सकते हैं। और बलूचिस्तान का, अगर बलूचिस्तान में एक सड़क बनानी है तो बलूचिस्तान हुकूमत का भी अपना बजट जो है वो सरप्लस में है, आप उसके पैसे खर्च कर सकते हैं। सच्ची बात यह कि एक मिनी बजट है जिसको आप बलूचिस्तान का नाम देकर जस्टिफाई कर रहे हैं। राइट, ठीक है, यू मेड योर पॉइंट। अब मिफ्ता साहब ये भी बताइएगा कि मौजूदा हुकूमत की ये पॉलिसी सी ही नज़र आ रही है कि यहाँ से पैसे निकाल कर वहाँ लगा दो, पेट्रोल, बिजली, महंगाई, डॉलर तक को इसी तरह कंट्रोल में रखो। माहिरीन कहते हैं कि ये ठीक नहीं है, ये तरीक़ेकार बिल्कुल ज़्यादा देर तक नहीं चल सकता, लेकिन हुकूमत के पास और रास्ता भी नहीं है। आपको भी यही लग रहा है कि दिस इज़ द ओनली वे टू गो अबाउट? ये रास्ता अगर सोच इंसान की होती है और कॉम्पिटेंस होती है तो रास्ते निकल आते हैं। इन्होंने इस बार सिर्फ IMF को वादा किया हुआ था कि पेट्रोल सस्ता होगा, क्योंकि इनको अंदाज़ा था कि दुनिया भर में खाम तेल की कीमतें कम हो रही हैं, तो पेट्रोल सस्ता होगा तो हम उसके जो पैसे बचेंगे हम मज़ीद टैक्स लगा देंगे और हम मिनी बजट नहीं ला रहे। ये आप देखिए कि पिछले महीने 17 अरब रुपए का इन्होंने टैक्स बढ़ाया आवाम के ऊपर। इस महीने अप्रैल के अंदर अगर ये पूरे अप्रैल के महीने में लागू रहता तो 30 अरब रुपए है, अगर 15 दिन रहेगा तो 15 अरब रुपए, फिर अगले महीने में पूरा 30 अरब रुपए और फिर जून के अंदर 30 अरब रुपए, तो तकरीबन 100 अरब रुपए ने आवाम ले लिए, जो 8% है अपने टोटल बजट का। तो ये मिनी बजट नहीं है तो क्या है? और ये देखें, हर वक्त हर हुकूमत को पैसों की ज़रूरत होती है, लेकिन कभी कभी आप अपने अखराजात भी कम कर देते हैं ना। अब एक तरफ आप MNAs की तनख्वाहें, MPAs की तनख्वाहें, सेनेटर्स की तनख्वाहें, वज़राओं की तनख्वाहें जो है वो 200, 300% बढ़ा रहे हैं। आम पाकिस्तानी के ऊपर आपने टैक्स 50%, 40% लगाया तनख्वाहदार के ऊपर, 50% इनका टैक्स लगाया आपने बिजनेस वालों के ऊपर, और आपने बिजली और गैस दुनिया भर में अब भी सबसे महंगी है, मतलब हमारे खित्ते में सबसे महंगी है। तो फिर आपको शायद कोशिश ये नहीं करनी चाहिए कि अपने अखराजात कम करें। ये जो PHDP का आपने 64% इंक्रीज लिया था, उसमें पैसे बचे हुए हैं तो शायद उसमें से पैसे बचा लें, शायद अपने करंट एक्सपेंडिचर्स, जारी अखराजात में कमी कर दें। लेकिन ये बस आवाम जेब से पैसे ले लेते हैं, आवाम जेब से पैसे ले लेते हैं। जो आवाम महंगाई के बोझ से पिसी हुई हो, जो आवाम 3 साल से जिसकी आमदन नहीं बढ़ी हो, उसके साथ मजीद टैक्स लगाना तो मेरे ख्याल से ज्यादती है। अच्छा मिफ्ता साहब, एक मजमूई बात कर लेते हैं। 3-4 साल पहले जो मईशत का हाल था, पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा था। ये तसव्वुर नहीं किया जा सकता था कि आलमी इदारे हम पर ऐसा एतमाद करेंगे जैसा आजकल कर रहे हैं। रेटिंग्स बेहतर हो रही हैं, मुस्बत है माशी आशारिया हमारे। आज आप समेत जितने भी वज़ीर हुकूमत और हुकूमतें गुजरी हैं, इन सभी ने मईशत को इस बुरे हाल से निकाला है। ज़ाहिर है आपका भी हिस्सा था, कॉन्ट्रीब्यूशन थी। तो क्या मौजूदा हुकूमत को इसका क्रेडिट देने में कोई हर्ज है?
नहीं, जो क्रेडिट बनता है उनका दें। 2 मरतबा पीटीएम ने जो है वो डिफ़ॉल्ट से बचाया। एक मरतबा जब मैं वज़ीर ख़ज़ाना था, जब हमने डिफ़ॉल्ट से बचाया, जब हमको 5 रुपये टैक्स नहीं लगाने देते थे पेट्रोल के ऊपर, 80 रुपये लगा हुआ है। और दूसरी तरफ जब डार साहब ने फिर मेरे बचाने के बाद, जब डार साहब ने फिर धकेला था, उसके बाद फिर शहबाज शरीफ ने बचाया, जब वो अकेले जाके IMF से सौदा करके आए। तो ये बात तो दुरुस्त है कि 2 मरतबा बचाया है, और मैं इस पर इनको बिल्कुल क्रेडिट देता हूँ कि आज देखें दुनिया भर में पेट्रोल सस्ता हो गया है। अगर आप चाहें तो कहते हैं कि शहबाज शरीफ की वजह से सस्ता हुआ है। दुनिया भर में जो आलमी मंडी में तेल कम हो गई है, आलमी मंडी के अंदर जो है वो गंदम, कपास, चावल, ये खुर्दनी तेल, इन सबकी कीमतें कम हो गई हैं, जो सारी चीज़ें इंपोर्ट करते हैं। आप चाहें तो शहबाज शरीफ को उसके बिल्कुल क्रेडिट दे दें, लेकिन ये बात तो है ना कि ये चीज़ें तो ठीक हुई हैं। दुनिया भर में एक फेवरेबल एनवायरनमेंट आया है कमोडिटी सुपर साइकिल के बाद, उस पर पाकिस्तान को फ़ायदा हुआ है। और बिल्कुल बात दुरुस्त है कि अफरात ज़र कम हुआ है। जिस रफ्तार से महंगाई बढ़ रही थी, रफ्तार में कमी आई है। लेकिन सवाल ये है कि 3 साल से क्या औसतन पाकिस्तानी गरीब नहीं हो रहे? क्या एवरेज पाकिस्तानी की इनकम जो है वो 3 साल में हर साल बदस्तूर कम नहीं हो रही? क्या आज हम 2.5 से 3% गरीब नहीं हो गए 3 साल से कबल कंपेयर करें तो? क्या 10 करोड़ 50 लाख पाकिस्तानी खते गुर्बत के नीचे नहीं हैं? क्या 2 करोड़ 70 लाख बच्चे स्कूल के बाहर नहीं हैं? तो हाँ, आप एयर एम्बुलेंस लगा लें, आप शीशे की ट्रेनें बना लें, सिंध में कुछ भी नहीं, लेकिन आप कुछ भी शो प्रोजेक्ट्स कर लें, लेकिन सच्ची बात यह है कि जहाँ पे रियल गवर्नेंस होती है वहाँ तो पूरा स्टेट डिस्फंक्शनल हो गया, गवर्नेंस पूरी डिस्फंक्शनल हो गई है। हमारी हुकूमत तो ना बच्चों को तालीम दे सकती है, ना हमारे लोगों को सेहत दे सकती है, ना पीने का पानी दे सकती है। बस टैक्स पे टैक्स लगाए जाओ, टैक्स पे टैक्स लगाया जाओ। चीज़ें महंगी हो तो लोगों को महंगी कर दो, तो ठीक है, लेकिन चीज़ें सस्ती हो तो भी लोगों को सस्ता ना करो। शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। सम हार्ड ट्रूथ्स देयर। रहनुमा आवाम पाकिस्तान पार्टी मिफ्ता इस्माइल साहब हमारे साथ मौजूद थे। अच्छा जी, अब एक और पर्सपेक्टिव हमारे सीनियर सहाफ़ी हैं शहबाज राना हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो शहबाज ये बताएं कि हुकूमत पाकिस्तान ने एक दफ़ा तो पेट्रोल कीमत में कमी रोककर बिजली सस्ती की, लेकिन दूसरी दफ़ा तरक्याती मंसूबों के लिए फंडिंग का रास्ता अपनाया। तो क्या आपको ये कदम जो है सरप्राइजिंग था आपके लिए? क्या कोई प्रेसिडेंस है इसका? जी बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, ये इकदाम मेरा ख्याल ज़्यादातर लोगों के लिए इंतहाई सरप्राइजिंग था। उसकी वजह ये थी कि कानून के तहत, जो कानून कल से पहले तक का था, हुकूमत जो पेट्रोलियम लेवी पेट्रोल और डीजल के ऊपर ले सकती थी मैक्सिमम 70 रुपये फी लीटर थी, और ये जो 70 रुपये फी लीटर थी इसको हुकूमत ऑलरेडी अवेल कर चुकी थी। आज से तकरीबन 1 माह पहले ये 60 रुपया थी, उसको आपको पता है इन्होंने मजीद 10 रुपये बढ़ा के 70 रुपये किया, जब बिजली की कीमतों के लिए एडिशनल जो सब्सिडी है वो लोगों से वसूल करना शुरू की। उस स्टेज के ऊपर भी IMF की तरफ से काफ़ी ज़्यादा चीज़ को ऑब्जेक्ट किया गया कि आप पेट्रोलियम मसनूआत के ऊपर कीमतें बढ़ाकर, टैक्स का रेट बढ़ाकर आप बिजली को सब्सिडाइज नहीं कर सकते, जिसका खुद वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने एतराफ़ किया जब उन्होंने ये अनाउंसमेंट की थी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में। बहरहाल ये जो इशू हुआ ये सरप्राइजिंग इसलिए था कि रातों रात जो है वो कानून उसमें तब्दीली की गई, और तब्दीली करने का जो रास्ता था वो ईवान नहीं था, वो पार्लियामेंट नहीं थी। पहले जो सेशन थे, सेनेट का सेशन वो प्रोरोग हुआ, उसके बाद 6 बजे काबीना की मीटिंग होती है, और फिर एक सदारती ऑर्डिनेंस रात को लाया जाता है, और जो 70 रुपये की लिमिट है मैक्सिमम, उसको ख़त्म कर दिया जाता है। और उसकी जो लॉजिक दी गई, लोगों को जो रिलीफ मिलना था, उनका जो ड्यू राइट था, जो हुकूमत की तरफ से कोई ईद का तोहफा या किसी किस्म की उनके ऊपर कोई अनायत नहीं थी, उनका राइट था। राइट इसलिए था कि वो पहले जब आलमी मंडी में तेल की कीमतें ज़्यादा थी तो हुकूमत की अपनी लॉजिक के मुताबिक जो आलमी मंडी की कीमत होगी वो लोकल मार्केट की होगी, वो ज़्यादा कीमतें पे करते रहे। जब आलमी मंडी में तेल की कीमतें गिरी तो उन्होंने बजाय इसको रिलीफ देने की एक नई, एक इनोवेटिव किस्म की जो लॉजिक के साथ आ गए कि हम ये पैसा जो है बलूचिस्तान में खर्च करेंगे। तो बिल्कुल ये एक सरप्राइजिंग फैसला था। अच्छा, अब जो हुआ है, जाहिर है इसको मिनी बजट कह लें या जो भी कह लें, लेकिन आलमी मंडी में तेल सस्ता हुआ है, कल को महंगा भी होगा। अब टैक्सेस जिस सतह पर हम ले गए हैं, क्या ये मार्जिन नज़र आता है कि कीमतों में इजाफे की सूरत में आवाम को रिलीफ दिया जाएगा टैक्सेस कम करके, या फिर कीमतें और बढ़ती ही चली जाएंगी इन केस को ऑयल प्राइसेस बढ़ें? देखिए, ये बड़ा ही एक अहम सवाल है कि आज आलमी मंडी में जो कीमत है वो कम हो रही है, जो ट्रेड वॉर हो रही है उसकी वजह से, ग्लोबल रिसेशन की बात हो रही है। तो हुकूमत ने 8 रुपये फी लीटर या 7 रुपये फी लीटर तो वो आपसे इजाफी वसूल कर लिया, जी बलूचिस्तान में सड़क बनाना शुरू कर देते हैं। वैसे तो मुझे उम्मीद ही नहीं है कि इस तरह का काम करेंगे, भी चलें कर भी लेते हैं, हम उनकी बात की इज्जत करते हैं, हमारे ये हुक्मरान। तो कल ये 80 रुपये फी लीटर, सॉरी ये 80 बैरल की डॉलर जो है उसके ऊपर प्राइस चली जाती है फी बैरल।
$80 पे अगर कीमत चली जाती है या $70 की बैरल पे कीमत चली जाती है, तो फिर क्या ये सड़क बनाना वहाँ बंद कर देंगे या कीमत बढ़ाएंगे? तो ये हुकूमत क्लैरिफाई कर दे हमें। तो ये बेसिकली इट्स अ बैड डिसीजन, इट्स बैड मैनेजमेंट, और अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। हुकूमत को इस फैसले को रिवर्स करना चाहिए, और ताकि अब ना आइंदा इसको रीड आनी चाहिए। जहाँ तक बलूचिस्तान में तरक्याती कामों की बात है, जितनी आप उसमें तरक्याती काम कर सकते हैं आप जरूर कीजिए, क्योंकि वो हमारा मुल्क का हिस्सा है। वहाँ पे जो सब हालात हैं वहाँ पे तरक्याती कामों की इंतहाई जरूरत है, लेकिन ऐसी लॉजिक दे के तरक्याती काम ना करें जिससे सवालात और ज्यादा खड़े हो जाए। बहुत शुक्रिया आपका शहबाज राना। सर्टनली देखिए, कोई दो राय नहीं है कि बलूचिस्तान इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अस, बलोच वेरी इंपॉर्टेंट टू अस। वहाँ के रहने वाले जितनी भी कौमियतें हैं, दे आर ऑल वेरी इंपॉर्टेंट टू अस। सर, हू डजंट वांट कि पाकिस्तान का ज़मीन के एतबार से सबसे बड़ा हिस्सा है, इसकी कनेक्टिविटी बढ़नी चाहिए, यहाँ पे तरक्याती काम होनी चाहिए, जो इनको डिस्पैरिटी का शिकवा है वो दूर होना चाहिए, रिजर्वेशन दूर होने चाहिए। लेकिन क्या ये सही तरीका है? इस पे बस सवालात उठ रहे हैं। अच्छा, वी आर गोइंग टू टोटली चेंज ट्रैक्स और एक और टॉपिक जिस पे हमें बहुत ज़्यादा बात करनी चाहिए और बहुत पहले से बात करनी चाहिए थी, लेकिन चलें आज कर लेते हैं। आज की दुनिया में आज़ा की पेवंदकारी इंसानी जान बचाने का मौसर जरिया बन चुका है। सऊदी अरब, ईरान, इजिप्ट समेत दुनिया के कई इस्लामी मुल्कों में इंसानी आज़ा अतिया करने का रुझान जो है वो बढ़ रहा है, और पाकिस्तान में ज़िंदा लोग तो आज़ा अतिया कर देते हैं, लेकिन मरने के बाद आज़ा अतिया करने का रुझान ना होने के बराबर है, बल्कि सोचते भी नहीं है इस बारे में। हालांकि पाकिस्तान में मौत या हादसाती मौत की सूरत में इंसानी आज़ा अतिया करने का कानून मौजूद है, लेकिन तिब्बी माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान में मुश्किल से 7 या 8 ऐसे केसेस होंगे, मतलब आप ज़रा साइज़ मुल्क का देखें, जिनमें मरने वालों के आज़ा अतिया किए गए हों। और चूँकि रुझान ही नहीं है, तो क्या हमारे यहाँ ये इंतज़ाम मौजूद है कि अगर कोई शख्स अब बादस मर के फ़ैसला कर ले कि उसके आज़ा अतिया कर दिए जाएँ, क्या वो सहूलियात मौजूद हैं कि उसके आज़ा को इम्पोर्टेंट, मतलब दुनिया में तो अब हार्ट ट्रांसप्लांट भी बहुत कॉमन है, मगर क्या आर वी रेडी कि हमारे पास इस तरह केस अगर आए तो हम उसे हैंडल कर सकें? हमने इससे कबल इस्लामी नज़रियाती कौंसिल के सरबरा अल्लामा डॉक्टर रागिब नईमी से भी बात की थी, जिन्होंने हमारे प्रोग्राम में बड़ी वजाहत से बताया था कि मरने के बाद इंसानी जिस्म के आज़ा अतिया किए जा सकते हैं। इनफैक्ट उन्होंने ये भी कहा था कि ये आपके लिए सदक़ा जारिया का बाइस बन सकते हैं। ज़रा सुने एक दफ़ा फिर। कौंसिल की राय में इंसानी आज़ा की पैवंदकारी ख़ास तौर पर किसी ज़िंदा डोनर से उस वक्त शरन जायज़ होगी जब तरीक़ा इलाज यही बाकी रहा हो और डोनर की ज़िंदगी को किसी भी किस्म के ख़तरा लाहिक ना हो, और शरन इसमें किसी किस्म की कोई कबाहत नहीं है। और जहाँ तक बात है ऐसे शख्स की जो कि मैयत हो चुका है, मर चुका है, अल्लाह का प्यारा हो चुका है, तो उसके बारे में हम ये देखते हैं कि अगर उसने वसीयत की है और उसके वरसा की तरफ से किसी भी किस्म की कोई रोक टोक नहीं है, तो वहाँ पर भी कौंसिल की राय ये है कि ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। और ऐसी मैयतें जो लावारिस हैं और जिनका कोई अज़ा अक़रबा में से मौजूद नहीं है, जिनके बारे में इल्म नहीं है कि ये कौन है, रियासत बक़दर ज़रूरत उनके मुख्तलिफ़ अज़ा को पैवंदकारी के लिए इस्तेमाल में ला सकती है। देखिए कितनी इंपॉर्टेंट, मतलब अगर किसी को कोई इबाम हो, कोई शक हो कि ये हो सकता है कि नहीं हो सकता, तो देयर यू हर्ड दैट। अच्छा, मरने के बाद जी इंसानी आज़ादिया करने की अहमियत और ज़रूरत तो ऑब्वियसली नज़र आई गई है, लेकिन इसके बारे में हम ज़रा और इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, और जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर राशिद बिन हामिद ने, जो कि रीनल डिपार्टमेंट डाउ यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल के हेड हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो यही बता दें कि ये जो हमने अभी बताया है कि ये रुझान जो है कि आप पूरी बॉडी जो है आप मरने के बाद ऑब्वियसली अतिया कर दें, ये वाकई बिल्कुल ही नहीं है हमारे, मतलब हम पूरे मुल्क में विद ऑल द डेथ्स हैपनिंग हम 7-8 का फिगर और हम 25 करोड़ मतलब करोड़ों की आबादी है हमारी। जी, अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, सबसे पहले तो शुक्रिया कि आपने दावत दी इस प्रोग्राम में और इस मौजू को आपने हाईलाइट करने के लिए मुझे बुलाया। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि पाकिस्तान में और ख़ास तौर पर साउथ ईस्ट एशिया के अंदर, इसमें इंडिया और बांग्लादेश भी शामिल हो जाता है, कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो कि बड़ी तेज़ी से बढ़ती चली जा रही हैं, जिसमें शुगर है, ब्लड प्रेशर है, ये सारी चीज़ें, जिसकी वजह से आपके आज़ा नाकारा होने की जो परसेंटेज है वही बढ़ती चली जा रही है।
एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में तकरीबन हर 1 मिलियन के अंदर 100 से 150 लोग ऐसे हैं जिनके गुर्दे नाकारा हो जाते हैं। तो आप 25 करोड़ की आबादी का अंदाज़ा कर लेंगे कितने लोगों का 1% बनता है। हर साल हमें तकरीबन 20 से 25 हज़ार ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ती है किडनी के। लेकिन ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में तकरीबन अगर मैं इलीगल ट्रांसप्लांट भी मिला लूँ जो कि मुख्तलिफ जगहों के ऊपर होते हैं तो 2 से 2.5 हज़ार ट्रांसप्लांट होते होंगे। तो बाकी कितने बच जाते हैं? इतने जितने बच जाते हैं वो या तो मौत के मुंह में चले जाते हैं या एक मिजरेबल लाइफ गुजार रहे होते हैं डायलिसिस के ऊपर। तो वजह क्या है, क्यों नहीं हो पाते ट्रांसप्लांट? एक तो ये है कि हमारे मुल्क में ज़्यादातर जो रुझान है वो यही है कि आप जिंदा आदमी से वो लें, मुर्दा आदमी से लेने का रुझान पहले नहीं था। लेकिन क्योंकि अगर मैं कहूँ कि इसके अंदर हमारे जो उस्ताद हैं प्रोफेसर अदीबुल हसन रिजवी साहब और उनका जो इदारा है SIUT वगैरह, उन्होंने इस सिलसिले में काम शुरू करा और 1900 मेरा ख्याल है कि 95 में पहला एक गुर्दा में हासिल हुआ। वो भी कहाँ से हासिल हुआ? क्या कहते हैं, हॉलैंड से। यूरो ट्रांसप्लांट सोसाइटी ने भेजा गिफ्ट के तौर के ऊपर कि ये आप अपनी यहाँ पर लगा सकते हैं। तो उस वक्त वहाँ पर एक ट्रांसप्लांट हुआ। उसके बाद वो भी कहीं और से आया था, दूसरा मुल्क से आया था। इसके बाद जो लोकल हार्वेस्ट शुरू हुई, यानी कि जो पाकिस्तानी लोगों ने जो गुर्दा देने का काम शुरू करा, वो 1998 के अंदर सबसे पहले एक यंग लड़का था नवीद, उसने करा, उसका भी SIUT के अंदर ही गुर्दा हुआ। उसके बाद से लेके अब तक अगर आप देखें तो मेरा ख्याल है कि 10 से 15 से ज़्यादा कोई भी नहीं हुआ। अभी हाल ही में जो लास्ट ट्रांसप्लांट हुआ है जिसमें पिंडी के अंदर बहरिया यूनिवर्सिटी के अंदर, जिसमें खातून ने अपना गुर्दा दिया था, जो कि एक गुर्दा और जिगर जो होता है एक PKLI के अंदर लगा और एक बहरिया यूनिवर्सिटी के अंदर लगा। तो ओवरऑल देखें तो मरने के बाद आज़ा अतिया करने का मसला जो होता है वो अभी तक इतना डेवलप नहीं हो चुका है, लोगों में आगे ही नहीं पैदा हुई है। इसी सिलसिले में हाल ही में अभी हमने 9 से लेकर 13 तक एक कॉन्फ्रेंस शुरू की जिसका नाम था फर्स्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रांसप्लांटेशन, जिसमें दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों से माहिरीन आए। इसके अलावा इसमें एक इस्लामिक प्रोग्राम रखा गया था जिसमें यही इशू उठाया गया था कि दिमाग मरने के बाद आज़ा अतिया कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो उसमें मुल्क के नामवर जो थे मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र के उलमा शरीक हुए, जिसमें ये राग़िब नईमी साहब भी थे। क्या सबका इत्तेफाक है कि कर सकते हैं? सबका तकरीबन इत्तेफाक था कि मरने के बाद आप आज़ा अतिया कर सकते हैं। अच्छा, अगर मजहबी तौर पर इत्तेफाक राय पैदा हो गया कि मरने के बाद आज़ा अतिया किए जा सकते हैं, तो हमारे पास मेडिकल फैसिलिटी किस हद तक मौजूद है कि ये सिस्टम बन सके? डू वी हैव अ सिस्टम और नॉट? बिकॉज मेरा ख्याल है कि हम हार्ट ट्रांसप्लांट पे तो बाद में जाएंगे, हम अभी तो गुर्दे और जिगर पे ही हैं मरने के बाद कि हम उन चीज़ों को रख सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं। बिकॉज गुर्दे की पेवेंटकारी भी फ़ौरन तो किसी को नहीं हो सकती, वो पूरे मैचिंग प्रोसीजर करना पड़ता है और उसके लिए उसे प्रिजर्व करना पड़ेगा। अच्छा देखिए, इस सिलसिले के अंदर जो एक सबसे बड़ा मसला ये है ना कि हमारे पास कुछ ICUs की कमी है। बड़े शहरों में तो मौजूद हैं, लेकिन अगर किसी छोटे शहर के अंदर कोई ऐसा मसला हो तो वहाँ पे ये सहूलत मौजूद नहीं है, क्योंकि मरने के बाद पेशेंट को एक ख़ास उसके ऊपर वेंट के ऊपर रखा जाता है जिसके ज़रिए जो होता है ये जो दिल की सप्लाई, जो दिल से जो खून की सप्लाई होती है वो इन आज़ा को कंटिन्यू रहती है। और फिर जब ये फाइनल डिसीजन हो जाता है कि ये पेशेंट की दिमागी मौत हो चुकी है और इसका कंसेंट भी मौजूद है और इसके फैमिली वाले भी ये करना चाह रहे हैं, ओके कर रहे हैं, तो फिर आपकी टीम जाती है और ये सारी चीज़ें करती है। सो आर्टिफिशियली उसे वेंट पे रखना ज़रूरी है टू मेक दिस हैपन। क्योंकि दुनिया में यानी कि अगर आप ये करें ना कि अगर ICU में हर मरने वाला आदमी एलिजिबल नहीं होता कि वो अपना ये चीज़ें दे सके। ICU के अंदर भी जितनी भी अमवात होती हैं उनमें से भी 10 या अगर 100 में से अगर करें तो 5 या 10 मरीज ऐसे होते हैं जो कि एलिजिबल होते हैं कि जो कि अपनी ऑर्गन उनके आप रिट्रीव कर सकते हैं। एंड दैट इज बिकॉज़ ऑफ द हेल्थ ऑफ द ऑर्गन। यस, बिल्कुल, कि ऑब्वियसली हेल्दी होगा तो बिल्कुल होगा, सही ना। इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं कि पेशेंट की प्रीवियस हिस्ट्री क्या रही है, कोई ऐसी डिजीज़ तो नहीं है जो कि उसमें रेसिपिएंट में चली जाए, ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं आपको। डॉक्टर साहब, इसमें तो फिर अगर लेट्स सपोज किसी पर्सन ने, जो कि अभी हमारे सामने एक एग्जाम्पल भी था 1-2 साल पहले, एक खातून का, उनके भाई भी हमारे पास शो पे आए थे जिन्होंने अपने पूरे बॉडी पार्ट्स जो थे वो इस तरह वसीयत की थी, लेकिन वसीयत की थी और फिर इस्तेमाल भी हुए थे। वो एक केस था जो हमारे पास उस एग्जाम्पल का आया था, तो लिहाजा उसी का हम एग्जाम्पल ले रहे हैं। अब उन्होंने तो वसीयत दी हुई थी और उनकी एक नेचुरल डेथ हुई थी और वो तैयार थे ऑब्वियसली उनके आज़ा निकालने के लिए। एक्सीडेंटल डेथ्स वगैरह में अगर कुछ ऐसा हो जाए और अगर वाकई किसी ने किया भी हो कि जी मैंने डोनेट करना है, कितना टाइम रिक्वायर्ड होता है कि वो पहुंच जाए बॉडी वहाँ जिससे आप ये जिसकी मौत हो चुकी है, जिसकी मौत वाकई हो चुकी है? देखिए, इसमें 2 कॉन्सेप्ट हैं, सही ना। एक होता है कि सर्कुलेटरी डेथ जिसमें दिल भी धड़कना बंद कर देता है, और एक होता है ब्रेन डेथ जिसमें दिल धड़क रहा होता है
लेकिन ब्रेन की एक्टिविटीज़ बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। इस्लाम में मौत का एक शरई तस्वुर ये है कि आपका दिल धड़कना बंद कर दें, सांस की हरकत बंद हो जाए और रूह निकल जाए। ये आप नॉर्मली हम ये समझते हैं, सही ना। लेकिन जैसे जैसे साइंस ने तरक्की की है उसमें अब ये एक नया कॉन्सेप्ट आया ब्रेन डेथ। ब्रेन डेथ के मायने ये होते हैं कि आपके आज़ा जो हैं उसमें सिर्फ एक दिल धड़क रहा है जिसकी वजह से जिस्म के कुछ आज़ा को ब्लड की सप्लाई पहुंच रही है, लेकिन हाँ मशीन के ज़रिए, वो भी वेंट के मसूनी तनफुस के मशीन जो होती है, वेंटिलेटर्स को कहते हैं, उसके ज़रिए। लेकिन ओवरऑल ब्रेन की एक्टिविटी जो है वो ख़त्म हो जाएगी। मिसाल के तौर पे उसमें ये होता है कि अगर मैं वेंट हटाऊँ तो कुछ देर के बाद पेशेंट जो होता है वो ख़त्म हो जाएगा, एक्सपायर हो जाएगा। ये वो टाइम पीरियड होता है जिसमें आपको फ़ैसला करना होता है, जिसमें फैमिली को फ़ैसला करना होता है कि जिसमें आप गुर्दा देने के या आधा देने के लिए आप तैयार हैं कि नहीं है। तो वो टाइम पीरियड सबसे अच्छा होता है, उसमें जो आपको टिश्यू मिलते हैं या जो ऑर्गन मिलते हैं वो वायबल मिलते हैं और हेल्दी उस कंडीशन के अंदर मिलते हैं। अगर पेशेंट की डेथ हो गई, दिल धड़कना बंद हो गया, तो उसमें फिर मसला ये होता है कि खून जो होता है वो जमना शुरू हो जाता है और फिर वो आज़ा इतने अच्छे नहीं रहते। बट लेकिन फिर भी होते हैं, दुनिया में होता है, लेकिन उसकी जो परसेंटेज होती है वो उसके मुकाबले में कम है, लेकिन उसके रिजल्ट भी थोड़े से कम होते हैं उसके मुकाबले में, जो कि ब्रेन डेथ के थ्रू जो डॉक्टर। तो विद द सेम टोकन तो फिर तो उन्हीं को लेट्स सपोज अगर तो हम इनकरेज कर रहे हैं कि ये होना चाहिए, तो हम उन्हीं की बात करें जो टर्मिनली इल पेशेंट्स हॉस्पिटलाइज्ड हों ऑलरेडी, मतलब वो कोई एक्सीडेंट होके पहुंचे और टर्मिनली इल हो जाए, इनवेरिएबली थोड़ी बहुत देर मतलब अगर हो भी जाती है, लेकिन एक्चुअली फोकस शुड बी ऑन द टर्मिनली इल। नहीं, टर्मिनल इल वाले के मायने तो यही होते हैं, कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनका आपको पता होता है कि ये क्रॉनिक पेशेंट हैं जिनके अंदर मल्टीपल डिजीज़ मौजूद हैं, वो नहीं होते। ये आमतौर पे दुनिया में उन्हीं ममालिक में होते हैं जहाँ पे रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो जाए या किसी ब्रेन हेमरेज की वजह से कोई ऐसा हो जाए जिसमें पेशेंट जो होता है हॉस्पिटल पहुँच जाए और वेंट के ऊपर डल जाए। आपके पास सहूलत मौजूद है यहाँ? हमारे पास SIUT में भी थी, हम अपने डाउ के अंदर मैं बात करूँ, हमारा अपना बहुत बड़ा ICU क्या है हमारा, उसके अंदर ये हमारा ट्रॉमा सेंटर भी बना हुआ है, तो इसमें हमने ये सब चीज़ें सहूलतें मौजूद रखी हुई हैं। लेकिन यहाँ एक चीज़ आपको और ज़रूरी समझूँ कि इसमें सिर्फ ये चीज़ नहीं है कि लोगों में आ गई की कमी, इसमें हमारे मेडिकल कम्युनिटी वालों का भाई मसला है। बहुत से डॉक्टर इस ब्रेन डेथ को नहीं समझते भी नहीं हैं, या अगर आप समझते हैं तो पहला सेमिनार किया, इसी तरह आगाही के और मौके पैदा होंगे। डॉक्टर साहब हमारे पास टाइम कम है, चलें वी हैव टेकन, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि हम टाइम लिया। आप अपनी बात कंटिन्यू कीजिएगा। डॉक्टर्स कम्युनिटी को भी इतनी आ गई नहीं है, तो इसमें यही होता है कि इसमें जहाँ पर भी आपको लगता है कि ICU के अंदर अगर कोई ऐसा मरीज़ मौजूद है जिसकी ब्रेन डेथ हो चुकी है और उसका कोई कंसर्न मौजूद है और उसकी फैमिली भी तैयार है, तो ये जो डॉक्टर्स होते हैं, जो ICU के डॉक्टर होते हैं, वो कॉन्टेक्ट करते हैं उन सेंटर के साथ जहाँ पे ट्रांसप्लांट होता है, सही ना, वहाँ पे ये सारी चीज़ें भेजी जाती हैं, ब्लड ग्रुपिंग वगैरह इनका ये लिया जाता है, जिसमें आपके पास एक लिस्ट मौजूद होती है हमारे जो ट्रांसप्लांट सेंटर होते हैं कि कौन से पेशेंट ऐसे हैं जो कि अभी तैयार हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई ऑर्गन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। डॉक्टर हर ऑर्गन ट्रांसप्लांट हो सकता है? नहीं, सिवाय ब्रेन, हाँ तकरीबन हो सकता है, सिवाय ब्रेन के तकरीबन हर चीज़ हो जाए। हमारे यहाँ हार्ट ट्रांसप्लांट तो नहीं है। हार्ट ट्रांसप्लांट वही है ना कि ये मिलेगा आपको मरने के बाद ना, कोई ऐसा हो जो कि देना चाहे। किडनी, लीवर तो ऐसा है ना जो कि आपके ज़िंदा से भी ले सकते हैं, तो हमारे यहाँ तो इसकी शरह जो है वो तो बहुत ही कम है ना डिजीज ऑर्गन डोनेशन की। तो इसकी वजह ये, दूसरी एक वजह ये है कि हमारे यहाँ पूरे माशरे के अंदर जो है ना बदअतमाती है, यानी कि लोग एक दूसरे को बिलीव नहीं करते। मिसाल के तौर पे मैं अगर ICU में खड़ा हूँ और अगर मैं किसी पेशेंट से इस सिलसिले में बात भी करना चाहूँ तो समझेंगे आपका कोई फ़ायदा, बिल्कुल कोई फ़ायदा है, तो आप स्क्रीन नहीं कर सकते। इसमें बस यही होता है कि टीम पूरी अलग से होती है जो कि इसके ऊपर वर्क कर रही होती है, और इस सिलसिले में हमने एक अपनी ऑर्गेनाइजेशन बनाई भी है जो कि इसमें डाउ यूनिवर्सिटी मेडिकल कॉलेज के तलबा भी हैं, हम डॉक्टर भी हैं, जिसको हम डॉस के नाम से करते हैं, डाउ ऑर्गन सपोर्ट सोसाइटी। ये बता भी सकते हैं, बहुत से लोगों को पता भी नहीं होता। डॉक्टर राशिद, थैंक यू सो मच। लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि हम डॉक्टर साहब को भी रिक्वेस्ट करेंगे कि ज़रा दोबारा आएँ, बिकॉज वी स्टिल हैव अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, और इस चीज़ को हमने इनकरेज भी करना है।
इस पे मजीद बात करेंगे। बड़े कमेंट्स होते हैं हमारे भी ना बच्चों के अपने अमेरिकन कजन्स के बारे में। हाँ अच्छा, आपको बताना कुछ और है, हमने नहीं इसी से रिलेटेड है। न्यूयॉर्क के इलाके क्वींस के जैक्सन हाइट्स पाकिस्तानी अमेरिकन की बड़ी पुरानी रिहाइश और एक मखसूस कल्चर की शोहरत रखता है, और यहाँ रहने वाले फर्स्ट एंड सेकेंड जनरेशन पाकिस्तानी जो हैं वो अमरीकियों को क्या अमरीकी मानते हैं या नहीं, ये टॉपिक उन्हें अमरीकी मानते हैं या खुद को अमरीकी समझते हैं, ये बड़े आम सवाल हैं। एक फिल्म है और फिल्म का टाइटल है अमेरिकन इश और उनकी स्टार और राइटर आयजा फातिमा हमारे साथ हैं। और सबसे पहला सवाल आयजा से ये है कि आयजा, आप अमेरिकन इश हैं? बिल्कुल अमेरिकन इश है। अमेरिकन इश का मतलब है अमेरिका के सारे रंग, ठीक है, कि अमेरिका में क्या मुख्तलिफ किस्म के कैसे कैसे लोग रहते हैं, तो हमारे जैसे लोग भी वहाँ पे रहते हैं और तरह के लोग भी वहाँ पे रहते हैं। Tell us about your film. Americanish is a family comedy. It's an ensemble piece. उसमें 3 जो हैं sort of younger लड़कियाँ और एक उनकी माँ है. It's a story of these 4 women living in Jackson Heights. You know, मतलब जो वहाँ लोग रहते होंगे वो बिल्कुल आइडेंटिफाई करेंगे उससे। तो नहीं पली बड़ी जैक्सन हाइट्स में? मैं जैक्सन हाइट्स में नहीं पली बड़ी। लेकिन आपने बहुत सारी कहानियाँ सुनी, तो इंस्पिरेशन वहीं से आई? जी, ये इंस्पायर हुआ है really real life stories से, जो वहाँ के लोग हैं उनके क्या मसले हैं उन सब से। एक्चुअली व्हाट्स रियली सरप्राइजिंग इज़ हम लोगों ने एक यहाँ पे छोटी छोटी स्क्रीनिंग्स की, जैसे लोगों को दिखाने के लिए प्राइवेट स्क्रीनिंग्स, और बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है कि पाकिस्तान में भी ऑडियंसेस रिलेट कर रहे हैं इन चीज़ों के साथ। ये आम सवाल है क्योंकि वहाँ के पले बड़े लोग तो चलें रिलेट करेंगे ही, यहाँ पे भी लोगों को समझ आ रही है ये कहानी? जी, आई मीन क्योंकि मेरा ख्याल है कि कहानी तो ग्लोबल होती है। इफ इट्स स्पेसिफिक इट्स ग्लोबल, राइट? जब हमें दुनिया की कहानियाँ अट्रैक्ट करती हैं तो हमारी कहानियाँ भी करती होंगी। तो आप यू आर थिएटर एक्टर? वैसे प्राइमरली थिएटर एक्टर, बहुत अरसा मैंने थिएटर किया, उसके बाद फिर मैं टीवी और फिल्म में शिफ्ट हो गई। बट ये फिल्म के लिए आपकी मेरी पहली फीचर फिल्म है जो मैंने खुद लिखी है, जिसको मैंने प्रोड्यूस किया, जिसमें मैं हूँ भी। और ये रिलीज हो रही है कब? ये रिलीज हो रही है April 18th को विद IMGC ऑल ओवर द कंट्री, पूरा पाकिस्तान। कल यानी कि जुमे को बड़े अरसे बाद कोई फिल्म आ रही है, वैसे मतलब आ रही होंगी फिल्में, लेकिन हमें नहीं पता आ रही है, बस आ रही है, नहीं कोई नहीं आ रही, बस यही आ रही है और सब लोग जाके देखें, यही आ रही है, जरूर देखें। और आपने कहा है कि ऑल ओवर पाकिस्तान, ऑल ओवर तो हमारा मतलब आप इस्लामाबाद और कराची या फिर ऑल ओवर? नहीं, ऑल ओवर पाकिस्तान, लाइक पिंडी, गुजरात और सियालकोट और बहुत सारे और जगहों पे। जबरदस्त। सो इज इट लाइक यू नो, क्योंकि हमें थोड़ी सी आदत है ना गाने शाने भी मूवी में, तो ये वो है? इसमें बड़ा जबरदस्त म्यूजिक भी है। ऐसे गाने नहीं है जैसे होते हैं हमारी फिल्मों में, वैसे वाले नहीं है, मगर गाना है और डांसिंग भी है और बहुत ज्यादा मजाहिया भी है और आपको मजा आएगा। इट्स अ कॉमेडी, इट्स डेफिनेटली अ कॉमेडी, ड्रामा नहीं है। होगी ऑब्वियसली इंग्लिश में होगी जी, बिकॉज हमारी दुनिया ग्लोबल है, राइट? हम नेटफ्लिक्स भी देखते हैं। हम अमेरिकन इश की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली अंग्रेजी होगी। डब करने का नहीं सोचा बिफोर रिलीज? सोचा था, मगर पता क्या होता है जब डबिंग करते हैं ना, बिल्कुल सब चीजें लूज हो जाती हैं, हर चीज लॉस्ट हो जाती है, जस्ट नॉट द ह्यूमर, a lot of the feel of it, right? तो फिर क्या फायदा? तो फिर अच्छा ये बताएं, अब आप पाकिस्तान आई हैं और ज़्यादा नहीं आती हैं आप, मतलब काफ़ी अरसे बाद ही आई हैं, तो आपको क्या सिमिलैरिटीज़ नज़र आ रही हैं? मतलब यहाँ पाकिस्तानी है, वहाँ पाकिस्तानी अमेरिकन है, इशूज सिमिलर हैं हमारे? क्या आई थिंक दुनिया, हम लोग सब कनेक्टेड हैं एक दूसरे के साथ, पूरी दुनिया में लोग, राइट? बिकॉज इट डजंट मैटर वेयर यू कम फ्रॉम, वी ऑल हैव द सेम। हर किसी को अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों में डालना है, अभी ये बात हो रही थी, राइट? ये दैट्स पार्ट ऑफ द स्टोरी। हर किसी को कोई जॉब करके तरक्की करने का शौक है, दैट्स ऑल्सो पार्ट ऑफ द स्टोरी। हर किसी को कोई मॉम है जो कहती है शादी करो, क्यों नहीं की, राइट? और वो भी पार्ट ऑफ द स्टोरी, लिंक्ड भी होता है अभी भी विद बैक होम, कोई फैमिली होती है पीछे, मतलब वो भी एक काम। और ऐसा भी एक कैरेक्टर है जो पाकिस्तान से वहां पे आया है, फ्रेश नया ऑफ द प्लेन, फ्रेश ऑफ द प्लेन, उसकी क्या मुश्किलात हैं वो भी है। तो आई थिंक ऑल ऑफ दैट वुड बी रियली रिलेटेबल, क्योंकि पाकिस्तान में या तो लोगों को उधर जाने का शौक है, या उनका कोई कजन, कोई भाई बहन है जो जा चुका है, तो ऐसा भी, और उसकी कहानियां वो सुन चुके हैं, तो उनको रिलेटेबल होगा। बहुत शुक्रिया आपका आयजा, बेस्ट ऑफ लक फॉर द फिल्म। थैंक यू। अच्छा जी, कल से लग रही है और इनका कहना ऑल ओवर पाकिस्तान लग रही है, मतलब छोटे बड़े शहर हर जगह, तो आप जरूर जाके देखें। अपने शहर में आपका जो भी सिनेमा है वहाँ पता करें, अमेरिकन इश का टिकट लें और एंजॉय। हाँ, कॉमेडी एलिमेंट मुझे इसका अच्छा लग रहा है। आयजा फातिमा, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक। अच्छा जी, दैट इज इट, दैट्स ऑल द टाइम वी हैव टुडे। आज बड़ा बिजी हमारा जल्दी पीएसएल में ब्रेक है ऑल्दो, सो या वो है। हाँ, इस्लामाबाद जीता था, याद है ना आपको? वी कैन सी यू टुमारो इंशाल्लाह।